हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का डेट है 8 अगस्त। तो शुरुआत करते हैं 8 अगस्त के झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। इस करंट अफेयर्स में हम लोग 4 सेक्शन में झारखंड करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में, एक अभ्यास प्रश्न, इसके अलावा झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। दोस्तों पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न है, जो हर दिन की तरह हम लोग सबसे पहले देखते हैं, और यह प्रश्न है, झारखंड उद्योग विभाग के नॉलेज पार्टनर और मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने वाली सलाहकार किस कंपनी की सेवा अब झारखंड सरकार ने समाप्त कर दी है? ऑप्शन ए डिलॉयट, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन सी लार्सन एंड टुब्रो, अथवा ऑप्शन डी अर्न्स्ट एंड यंग। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्न्स्ट एंड यंग। जो कंपनी है इसकी सेवा अब झारखंड में समाप्त कर दी गई है और वर्षों तक यह झारखंड की सलाहकार कंपनी थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि अर्न्स्ट एंड यंग की 31 मई 2023 को इसकी सेवा समाप्त हो गई है, यानी यह इसके कार्यकाल का अंतिम दिन था। 2015 में झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और नीतियों को निवेश के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से उस समय के रघुवर सरकार ने अर्न्स्ट एंड यंग को सरकार का नॉलेज पार्टनर बनाया था। इस दौरान कंपनी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लेकर टेक्सटाइल पॉलिसी, फुटवेयर पॉलिसी, परचेज पॉलिसी बनाने में झारखंड सरकार का सहयोग किया था। वहीं निवेशकों को झारखंड में लाने के लिए देश व विदेशों में रोड शो का भी आयोजन अर्न्स्ट एंड यंग ने किया था। वर्ष 2017 में झारखंड में जो मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था वह अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी के सहयोग से ही किया गया था। वहीं बता दें कि फरवरी 2021 में कंपनी को झारखंड सरकार ने उद्योग विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सलाहकार भी नियुक्त किया था, जिसकी सेवा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। आइए अब नए प्रश्नों को देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स में। 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में पारित कारखाना संशोधन विधेयक 2023 में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए महिलाओं के कार्य के घंटे कम कर दिए गए हैं। ऑप्शन बी महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। ऑप्शन सी महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं कर पाएंगी, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये जो नया विधानसभा में पारित किया गया है कारखाना संशोधन विधेयक, और यह एक विधेयक है, इसके तहत महिलाएं अब रात को भी काम कर सकेंगी किसी फैक्ट्री में। यानी अब तक महिलाओं को रात में काम करने की परमिशन नहीं थी। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 सहित 2 नए विधेयक और 2 संशोधन विधेयक पारित किए गए हैं। आइए 2 नए विधेयक और संशोधन विधेयक क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2 संशोधन विधेयक जो पास किया गया है वह है कारखाना संशोधन विधेयक 2023 और अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023। कारखाना संशोधन विधेयक 2023 की बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक अब काम करने के लिए परमिटेड होगी, यानी उसे काम करने का अधिकार होगा। पहले रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करने का प्रावधान था। नए संशोधन में अब महिलाएं तीनों शिफ्ट में काम कर सकेंगी। वहीं अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें स्टाम्प शुल्क के कल्याण कोष में जाने वाली राशि को 15 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। वहीं 2 नया विधेयक जो पारित कराया गया है इस पर वह विधेयक है आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिल, यानी आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023 और सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक
2023। ये 2 नए विधेयक हैं जिसे झारखंड विधानसभा में मानसून सेशन में पारित कराया गया है। दोस्तों अब देखते हैं, आइए दूसरे नंबर प्रश्न को। झारखंड सरकार द्वारा 28 जुलाई 2023 को लॉन्च की गई मोबाइल अलर्ट ऐप से कितने किलोमीटर के दायरे में मौजूद हाथी या उसके झुंड के आने पर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकेगी? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 20 किलोमीटर अथवा ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 20 किलोमीटर। यह जो नया मोबाइल अलर्ट ऐप जारी किया गया है, इस ऐप में के सहारे 20 किलोमीटर के अंदर अगर हाथी मौजूद है या उसका झुंड, तो उसकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। आइए इसके बारे में भी क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में भी जानते हैं। झारखंड में हाथियों के उत्पात से बचाव के लिए वन विभाग ने मोबाइल अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोगों को हाथियों के मूवमेंट की सूचना मिल सकेगी और वे सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय कर सकेंगे। यह ऐप 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हाथी या उसके झुंड आने पर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से अलर्ट कर देगा। इसके अलावा बता दें कि 2 अलग अलग ऐप विकसित किए गए हैं। एक ऐप विकसित किया गया है अफसरों के लिए और दूसरा आम नागरिकों के लिए। इस ऐप की लॉन्चिंग 28 जुलाई 2023 को 74वें वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। वन विभाग ने इसके अलावा हाथियों के मूवमेंट की जानकारी के लिए FM रेडियो के जरिए प्रसारित करने का भी निर्णय लिया है। आपको बता दें, आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि झारखंड गठन के बाद से अब तक हाथियों के हमले से 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी औसतन 80 से 90 लोगों की जान हाथियों के हमले से होती है। वहीं हाथी मानव का जो संघर्ष होता है उसमें न केवल लोगों की जान जाती है बल्कि हाथियों की भी जान जाती है और 1 दर्जन से ज़्यादा हाथियों की भी मौत हो जाती है प्रत्येक वर्ष। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, अगस्त 2023 में मानसून सत्र के दौरान किसके नाम से बोकारो जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी जगन्नाथ महतो, ऑप्शन सी हाजी हुसैन अंसारी अथवा ऑप्शन डी नीलांबर पीताम्बर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जगन्नाथ महतो। पूर्व शिक्षा मंत्री जिनका निधन हो गया, उनके नाम पर ही बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 4 अगस्त 2023 को राज्य सरकार द्वारा राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जिनका निधन हो चुका है, को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम पर बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी सरकार ने दी है। इसी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री बोकारो में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे और इसका नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर होगा। बोकारो में बनने वाले इस नए मेडिकल कॉलेज की क्षमता 500 बेड की होगी। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड सरकार ने बीजेपी के कितने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रारंभिक जांच शुरू करने की सहमति प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 अथवा ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 5। आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने बीजेपी के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति दी है। भाजपा के जिन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच करने की आदेश दी गई है, इनमें शामिल हैं कुमार बाउरी या अमर कुमार बाउरी, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह, डॉक्टर नीरा यादव और नीलकंठ सिंह मुंडा। और ये सभी मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार में मंत्री थे। प्रश्न नंबर 5 है, किस योजना के तहत झारखंड के 20 रेलवे स्टेशन के पुनर्वास की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए अमृत भारत स्टेशन योजना, ऑप्शन बी रेलवे स्टेशन उत्थान योजना, ऑप्शन सी रेल प्रोत्साहन योजना अथवा ऑप्शन डी भारतमाला प्रोजेक्ट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 रेलवे स्टेशन झारखंड में
20 रेलवे स्टेशन के पुनर्वास की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 20 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है और यह सभी स्टेशन 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशन में शामिल हैं। इसे 886.7 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। झारखंड में जो 20 रेलवे स्टेशन हैं वे हैं ये सारे। वहीं आपको बता दें कि 2023-24 के जो केंद्रीय बजट था, आम बजट में 5,271 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे झारखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं करंट अफेयर्स को, और इसमें देखते हैं वन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, यानी पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रश्न हैं आज के। और पहला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल वन क्षेत्र कितना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 23,721.4 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं झारखंड के कुल क्षेत्रफल से इसकी तुलना करें तो परसेंटेज में यह 29.76% है, यानी झारखंड के कुल क्षेत्रफल का झारखंड में 29.76% वन क्षेत्र हैं, यानी फॉरेस्ट एरिया है। दूसरा प्रश्न है मिट्टी के कटाव को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को घटाने के लिए इस साल वन विभाग ने कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका उत्तर है 2.34 करोड़, यानी 2,34,00,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य वन विभाग ने इस वर्ष किया है। झारखंड के कितने एकड़ जमीन पर हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। इसका उत्तर है 50,000 एकड़ जमीन पर वर्तमान में हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत पेड़ लगाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसका उत्तर है 75%। बता दें कि जनवन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास घर के आंगन में आगे या पीछे 50 डेसिमल ज़मीन है तो वहां आप इसे लगा सकते हैं और सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं 75%। यह है योजना। अगला प्रश्न है शहरी इलाकों के निजी परिसरों में एक पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने पर झारखंड सरकार द्वारा कितनी यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी। इसका उत्तर है 5 यूनिट। चलिए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है ICAR के सौजन्य से BAU के नियंत्रण में 17वां कृषि विज्ञान केंद्र झारखंड में कहाँ स्थापित होने जा रहा है। ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू अथवा ऑप्शन डी रांची। दोस्तों ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी ICAR के सौजन्य से BAU के नियंत्रण में 17वां कृषि विज्ञान केंद्र झारखंड में कहाँ स्थापित होने जा रहा है, यह है प्रश्न। आइए अब झारखंड के ट्रेडिशनल अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न है झारखंड के किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित है। ऑप्शन ए कोल्हान, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी उत्तरी छोटा नागपुर अथवा ऑप्शन डी दक्षिणी छोटा नागपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तरी छोटा नागपुर में झारखंड में सबसे ज़्यादा नगर निगम स्थापित है। जैसा कि आपको पता है झारखंड में कुल 9 नगर निगम है, इनमें 4 उत्तरी छोटा नागपुर में ही स्थित है। वैसे आइए इसे भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कुल नगर निगमों की जो संख्या है वर्तमान में 9 है, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 4 नगर निगम है, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा है प्रमंडल के मामले में देखें तो। यहाँ पे हजारीबाग, चास, धनबाद और गिरिडीह 4 नगर निगम हैं। चास जो कि बोकारो में स्थित है। वहीं कोल्हान में 2 नगर निगम हैं, एक मानगो और यह मानगो पूर्वी सिंहभूम जिले में है,
और यह है आदित्यपुर, और आदित्यपुर नगर निगम सरायकेला खरसावां जिले में है। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में केवल एक नगर निगम स्थापित है और वह है रांची। वहीं पलामू में भी मात्र एक नगर निगम है, मेदिनीनगर, और संथाल परगना में भी केवल एक ही नगर निगम है और वह है देवघर नगर निगम। और सबसे पुराना नगर निगम की बात करें तो रांची नगर निगम सबसे पुराना नगर निगम है, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1979 को की गई थी। और सबसे नया नगर निगम है गिरिडीह, जिसकी स्थापना 19 सितंबर 2017 को की गई थी। आपको बता दें कि 2017 में 3 नगर निगम स्थापित किए गए थे, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं ट्रेडिशनल अफेयर्स को, और इसे भी हम लोग डिटेल में जान लेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में छोटा नागपुर से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? दोस्तों इसका उत्तर है जयपाल सिंह और राम नारायण सिंह। आपको पता है कि जयपाल सिंह और राम नारायण सिंह ये 2 व्यक्ति थे जो संविधान सभा में छोटा नागपुर से सदस्य थे। जयपाल सिंह की बात करें तो जयपाल सिंह एक राजनीतिज्ञ तो थे ही, इसके अलावा एक बड़े खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह 1928 में ओलंपिक में झारखंड भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था हॉकी में, जो कि नीदरलैंड में हुआ था, एम्स्टर्डम में। वहाँ पे भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था जयपाल सिंह के नेतृत्व में हॉकी टीम ने। और वह बाद में राजनीति में आ गए थे और राजनीति में भी उन्होंने झारखंड आंदोलन के अलावा संविधान सभा में भी रहे हैं। झारखंड आंदोलन में भी उनका सराहनीय योगदान रहा है और इन्हें मरांग गोमके या मुंडा राजा के नाम से जानते हैं, या उपनाम कह सकते हैं उनका, मरांग गोमके और मुंडा राजा है। वहीं राम नारायण सिंह की बात करें तो राम नारायण सिंह ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे हजारीबाग के। और चतरा के अगर स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो चतरा से भी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह ही थे, क्योंकि बाद में चतरा अलग हो गया। और राम नारायण सिंह के द्वारा एक जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी वह था स्वराज लुट गया, जो कि 1956 में लिखा गया था। और इसे छोटा नागपुर केसरी, यानी राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी या छोटा नागपुर का शेर कहकर भी पुकारते हैं। और यह नाम छोटा नागपुर केसरी जो उपनाम दिया गया था, यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान। और एक बात और बता दें कि जयपाल सिंह और राम नारायण सिंह ये दोनों 1952 के आम चुनाव में सांसद बने थे। जयपाल सिंह सांसद बने थे खूंटी से और राम नारायण सिंह हजारीबाग से। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है माझी। आपको बता दें कि संथालों के गांव में जो पंचायत होता है उसमें जो मुखिया होता है उसे मांझी कहते हैं, और यह मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कहलाता है। मांझी जो मुखिया होता है संथाल गांव के पंचायत का। और मांझी को प्रशासनिक अधिकार के अलावा न्यायिक अधिकार भी होता है, और इसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे जोग मांझी कहते हैं। और संथाल गांव में जो धार्मिक प्रधान होता है उसे नायके कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हजारीबाग का सूरजकुंड या सूर्यकुंड झारखंड का सबसे गर्म पानी का स्रोत है या जलकुंड है? इसका तापमान क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों, इसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, या फ़ारेनहाइट में बात करें तो यह वेरी करता रहता है 169 डिग्री से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बता दें कि यह जलकुंड हजारीबाग में है और यह बरकट्ठा प्रखंड में स्थित है। और चूँकि यह प्रसिद्ध भी इसलिए है क्योंकि इसके पानी में कई सारे खनिज लवण आदि मिले हैं, गंधक मिले हैं, जिसके कारण इसमें रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, या यूँ कहें कि चिकित्सकीय प्रभाव होता है इसके पानी में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? इसका उत्तर है राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह ने ही संपूर्ण सिंहभूम
क्षेत्र से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि ये पोरहाट के राजा थे और चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी, यानी वे सैनिक जो अंग्रेज़ों से विद्रोह कर दिए थे और वे वहाँ से निकल गए थे, उन्हें ही अर्जुन सिंह ने अपने यहाँ पनाह दी थी। आपको बता दें कि बाद में डाल्टन के समक्ष उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था और उन्हें वाराणसी जेल भेज दिया गया था, जहाँ उनका निधन हो गया था। और अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे CNT एक्ट कहते हैं, कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है 1908 में। 1908 में, यानी 1908 में अगर डेट की बात करें तो 11 नवंबर 1908 को इसे लागू किया गया था। और इसके जो ड्राफ्टमैन थे, या यूँ कहते हैं कि इसे जो तैयार किया था, इसके जो प्रारूप इनका जो बनाया था, वे थे जॉन एच हॉफमैन। और इस छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में कुल 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। एक्चुअली इसकी उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो जनजातियों के जो भूमि संबंधी अधिकार थे उनकी रक्षा करने के लिए ही छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू किया गया था या बनाया गया था। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।